धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपनी की थ्योरी। हम पढ़ेंगे कंपनी का अर्थ, परिभाषा, कंपनी के लक्षण और कंपनी के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। आखिर ये कंपनी है क्या और कंपनी की परिभाषा क्या है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार हम ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि 2013 में उसको संशोधित किया गया और उसके बाद उसकी परिभाषा ज्यों की त्यों ही बनी हुई है, इसलिए अगर हम अधिनियम के अनुसार बात करें तो 1956 में जो इसकी परिभाषा थी, धारा 3 सबधारा 1 आई के अनुसार कंपनी से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसके निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। यानी कि अगर 1956 से पहले भी अगर कोई अधिनियम है, उसके अनुसार भी अगर उस कंपनी का निर्माण हुआ है तो उसे भी कंपनी ही कहा जाएगा। अब हम 1956 का इस्तेमाल हटा करके यहाँ पर लिखेंगे 2013। तो अब बोला जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसके निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। तो पिछला अधिनियम अगर 2013 यहाँ लिखेंगे तो पिछला अधिनियम 1956 आएगा। इसका मतलब है कि 2013 के अनुसार या 1956 के अनुसार या उससे पहले भी कोई अगर अधिनियम बना हुआ है कंपनी निर्माण के लिए, तो उसके अनुसार भी अगर कंपनी बनाया गया है, उसका निर्माण हुआ है, तो उसे कंपनी कहा जाएगा। इस मामले में प्रोफेसर हैने, जो कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं के लिए विख्यात हैं, उनके अनुसार कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार और सामान्य मोहर सहित एक पृथक अस्तित्व होता है। यानी कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है। जैसे राम श्याम मोहन होते हैं तो वैसे ही रमेश एंड सन्स कंपनी कर दिया, मोहन एंड कंपनी कर दिया, रामलाल एंड श्यामलाल कंपनी कर दिया, श्री राम पिस्टन्स लिमिटेड कर दिया। इस प्रकार से जो कंपनियां बनाई जाती हैं, उन कंपनियों को जब हम नाम रख देते हैं तो वह एक व्यक्ति विशेष की तरह उनका ट्रीटमेंट, उनका व्यवहार में लेखा जोखा किया जाने लगता है। इसीलिए कहा गया कि यह कानून द्वारा निर्मित एक बनावटी व्यक्ति है और जिसका अपना अधिकार है, अलग का अधिकार है, उसकी अपनी मुहर होती है, जो स्टाम्प होता है। कहीं कोई काम होता है तो वह खुद ही स्टाम्प लगा देते हैं उस कंपनी का, तो यह मान लिया जाता है कि यह फलानी कंपनी की मुहर है, तो यह कागज़, यह डॉक्यूमेंट वैलिड है और यह उसी कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि उस कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर इन सब को दोनों को मिला लें तो एक सामान्य परिभाषा जो हमारे सामने निकल के आती है इसके अर्थ के रूप में, वह यह कि इस प्रकार कंपनी एक वैधानिक, अदृश्य एवं अमूर्त कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। अब अधिनियम कोई भी हो सकता है, उन्होंने बोल दिया है। इसके बाद है जिसकी स्थापना, यानी जिसका निर्माण, जिसकी नींव विशेष उद्देश्य से की जाती है और जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। क्योंकि सीमित इसलिए होता है क्योंकि वो जो शेयर होल्डर, अंशधारी जितना भाग कंपनी में लेगा उसका दायित्व उसके भाग से, उसके द्वारा लिए गए अंश से अधिक नहीं होगा। और इसका अस्तित्व सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग होता है। सदस्य अलग हैं लेकिन कंपनी अपने नाम से ही काम करती है। साथ ही इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा यानी कि मुहर होती है, जिसके लगने से किसी भी डॉक्यूमेंट पर वह उसी कंपनी के लिए बाध्य हो जाती है कि यह इसी कंपनी की ही मानी जाएगी। इस प्रकार से कंपनी का अर्थ बनता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। जो बातें हमने यहाँ पढ़ी है वही इसके लक्षणों में भी शामिल हो जाएगा। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, ये पहले ही हमने पढ़ा कि यह एक कानूनी बनावटी व्यक्ति है, यानी इसको कानून के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, इसका कानूनी अस्तित्व अलग है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब लीगल है,
कहने का मतलब कानूनी है, यह किसी के ऊपर केस कर सकती है कंपनी, और कोई भी कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। स्थायी अस्तित्व, कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी जहां स्थिर है वहीं रहेगी और उसका जो अस्तित्व है वह एक जगह सेटल्ड है, यानी कि वह भागने दौड़ने वाली चीज़ नहीं है। जहां पर स्थित है, जिस जगह पर है, उसका अस्तित्व वहीं पर कायम है। अंश, इसके बाद है सीमित दायित्व। इसमें जितने लोग शेयर होल्डर होंगे, जो भी सदस्य होगा, जो भी सदस्य इसमें शेयर खरीदेगा, अंशों को खरीदेगा, उसका दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित रहेगा, इसलिए सीमित दायित्व है। अंशों का हस्तांतरण, जो भी शेयर होल्डर यानी अंशधारी अगर इस कंपनी के अंशों को खरीदता है तो वह अंशों को दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरण कर सकता है, जो कि उसके नियम के अनुसार होगा, और इस प्रकार से अंशों का हस्तांतरण भी कंपनी में होता है, क्योंकि उसी से ही अंशधारियों को ज़्यादा कमाई होती है। प्रतिनिधि व्यवस्था, प्रतिनिधि व्यवस्था से हमारा मतलब होता है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसकी वजह से उसका कंपनी खुद नहीं भागती इधर उधर। कंपनी में जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, तमाम जो चुने गए संचालक मंडल के लोग होते हैं, कंपनी के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रतिनिधि व्यवस्था लागू होती है, कंपनी कहीं नहीं आती जाती है। सार्वमुद्रा, सार्वमुद्रा से मतलब होता है कंपनी के पास अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है। जिस प्रलेख पर कंपनी की वह मुहर या मुद्रा लगा दी जाती है वह माननीय हो जाता है, वह डॉक्यूमेंट यह मान लिया जाता है कि यह फलानी कंपनी की ही है, इसलिए इसे हम सार्वमुद्रा कहते हैं। इसके बाद है, अब सार्वमुद्रा की बात करें तो सार्वमुद्रा है 7वां पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास एक सार्वमुद्रा होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित रहता है, यानी इसकी अपनी एक मुहर होती है। जहाँ पर यह मुहर लगा दी जाती है यह मान लिया जाता है कि वह डॉक्यूमेंट इस कंपनी का ही है, और इस प्रकार से इसकी मान्यता वैलिड हो जाती है, मान्यता मिल जाती है। जैसे किसी स्कूल में अगर हम जाते हैं तो अगर स्कूल का प्रधानाचार्य अपनी मुहर लगा देता है तो वह कागज़ कहीं भी ले जाते हैं तो जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है यह आसानी से मान लिया जाता है कि यह लड़का इस फलाने स्कूल से ही पास हुआ है और वहीं से ये डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है इसको। तो इसी प्रकार से कंपनी की भी मुहर अगर उस पर कागज़ पर लग जाती है, किसी भी कागज़ पर जो कि कंपनी के काम से ही रिलेटेड है, तो यह मान लिया जाता है कि यह कंपनी का ही डॉक्यूमेंट है। इस प्रकार से उसकी सार्वमुद्रा मान्य हो जाती है। अगला पॉइंट है लाभ उद्देश्य। किसी भी कंपनी की स्थापना जब भी होती है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। यदि कोई कंपनी बिना लाभ कमाए ही अगर स्थापित हो जाती है तो यह माना जाता है कि वह कंपनी नहीं है, क्योंकि वहाँ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रकार। आखिर कंपनी कितने प्रकार की होती है, इसको हम इस चार्ट के द्वारा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर इस चार्ट में देखें तो लिखा है कंपनी के प्रकार। पहला प्रकार है समामेलन के आधार पर, दूसरा है दायित्व के आधार पर, तीसरा है जनता की रुचि अथवा अंशों के हस्तांतरणशीलता के आधार पर। अब हम बात करेंगे समामेलन के आधार पर। समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगर होता है तो यह किस तरीके का होता है, कितने भागों में बटा है। तो यहाँ देखेंगे समामेलन के आधार पर ये 3 भागों में बटा है। राज्य आदेश द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा। तो सबसे पहले राज्य आदेश द्वारा समझते हैं। ये जो कंपनियां होती हैं ये राज्य के राजाज्ञा द्वारा बनाई जाती हैं, और इस प्रकार की कंपनी का उदाहरण भारत में आई हुई इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है। उस जमाने में इस प्रकार की कंपनियां चलती थीं, लेकिन अब इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा।
इस प्रकार की कंपनियां किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा बनाई जाती हैं। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है और उसमें यह मुद्दा उठता है कि इस प्रकार की कंपनियां होनी चाहिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ तो बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती देने के लिए हुआ। जीवन बीमा निगम का निर्माण हुआ तो लोगों के LIC पॉलिसी वगैरह लेते हैं, और उससे क्या होता, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को भरण पोषण और आगे के लिए शिक्षा दीक्षा के लिए उनका पैसा मिलता है जीवन बीमा से। एयर इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसमें क्या हुआ कि एयर इंडिया, भारत की एयर इंडिया जो बनाई गई है, वह लोगों को लाने ले जाने के लिए एक विमान जो है, विमान वाहक कंपनी से पैसेंजर लोग उसमें ढोए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। तो इस प्रकार से उसकी स्थापना हुई, यानी इसका मुख्य उद्देश्य शामिल है। और इस प्रकार की कंपनियां पार्लियामेंट के विशेष एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तैयार करता है, वहाँ पर तब यह कंपनी का निर्माण होता है। तीसरा है कंपनी अधिनियम द्वारा। कंपनी अधिनियम जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा, 1956 और 2013 हमारे संज्ञान में चल रहा है। यदि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपनी अधिनियम द्वारा, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। कंपनी अधिनियम के द्वारा पहला है अंशों द्वारा परिमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा परिमित कंपनी, तीसरा है अपरिमित दायित्व वाली कंपनी। तो पहले हम अंशों द्वारा परिमित कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, आखिर ये क्या है। इसका मतलब ये होता है कि इन कंपनियों के दायित्व, सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंकित मूल्य जो उनके अंशों का होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है। मान लो मैंने रिलायंस लिमिटेड में 10,000 शेयर खरीद लिया और वो 10 रुपये का है, तो वहाँ पर मेरा 1,00,000 रुपया जमा होगा। अब उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांग लिए या 60,000 रुपये मान लो मांग लिए। अभी वो हमसे 40,000 रुपये और मांगेंगे, तो हमारा जो लायबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, वह 40,000 रुपये देने तक ही है। उससे ज़्यादा मैं उस कंपनी में चाहे कुछ भी आफत आ जाए मैं पेमेंट नहीं करूँगा। कोई कंपनी मोटा कर्जा ले लेती है, ऋण का भुगतान नहीं हो पाता है, तो कंपनी के लोग मुझसे पैसा मांगने नहीं आएंगे, ना ही उनके कर्जदार आएंगे, ना ही संचालक मंडल आएगा। वो सिर्फ उतना ही पैसा मांगेंगे जितना उनका हमारे ऊपर बकाया है। इसके बाद है गारंटी द्वारा परिमित कंपनी। गारंटी द्वारा का मतलब होता है कि गारंटी दी गई है। इन कंपनियों के प्रत्येक सदस्य होते हैं उनके द्वारा कंपनी के समापन के समय एक निश्चित रकम देने की गारंटी दी जाती है, और यह रकम उससे कंपनी का जब भी अंत होता है, कंपनी जब समाप्त होती है, तो कंपनी उन सदस्यों से वह पैसा मांगती है जो कि अभी उनसे बकाने के, मतलब जितने की उन्होंने गारंटी दी है कि हम समाप्त होगी अगर कंपनी तो हम इतना रुपया आपको देंगे। लेकिन इस प्रकार की कंपनियां भारत में अब मौजूद नहीं है, बहुत कम हैं। इस कंपनियों में गैर व्यापारिक कंपनियां होती हैं, जैसे क्लब है, पुस्तकालय है, धार्मिक संस्थाएं हैं, इस प्रकार की हैं। लेकिन इनमें भी कुछ की जो अंश पूंजी भी होती है और कुछ की नहीं होती है, तो इस प्रकार की कंपनी ना के बराबर है। अगला है अपरिमित दायित्व वाली कंपनियां। इन कंपनियों के सदस्यों का जो दायित्व है साझेदारों की भांति अपरिमित होता है, यानी सदस्यों की निजी संपत्ति भी, अगर कल को कंपनी में कोई कर्जा हुआ, कंपनी के ऊपर ज़्यादा दायित्व बढ़ गए, तो इसके सदस्य लोगों से पैसा ऋण का भुगतान के लिए मांगा जा सकता है। ऐसी कंपनियां भी आज की डेट में नहीं के बराबर हैं। भाई कौन पागल है जो ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा जहां से वो कर्जा ही भरने के लिए होएगा। तो ऐसा कौन आदमी है जो दिमाग लगाएगा तो भाई ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहां पे कंपनी घाटे में जाए तो अपना घर भी बेच के कर्जा चुकाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। इस प्रकार से ऐसी कंपनियां भी अब ना के बराबर हैं। अब आता है इसमें जनता की रुचि के आधार पर या अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर आजकल यही कंपनियां सबसे ज़्यादा चल रही हैं। ये 2 भागों में बटी हुई हैं।
पहला निजी कंपनी, दूसरा सार्वजनिक कंपनी। अगर निजी कंपनी की बात करें तो ये 3 भागों में बटी है। पहला, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। ये पहली कंपनी है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर, यानी इस कंपनी में जो मेंबर होंगे वह अपने अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते, वही हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे और वही मालिक भी माने जाएंगे। दूसरा है, अपने सदस्यों की संख्या नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 200 तक सीमित कर सकती है। पहले तो ये 50 थे, लेकिन अब 2013 के अनुसार 200 मैक्सिमम कर दिए गए हैं। यानी प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 तक हो सकती है। और इस प्रकार की कंपनियां जो सदस्यों की संख्या को एक लिमिट में डाल देती हैं, उनको हम प्राइवेट कंपनी के अंदर मानते हैं। इसके बाद है, अपने अंशों और ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। जनता को आमंत्रित नहीं करती, इसका मतलब है ये कंपनियां बनती तो हैं, लेकिन डिबेंचर हो या शेयर हो, इसके लिए पब्लिक के वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, कोई प्रविवरण पत्र या प्रलेख इशू करके उनको निमंत्रण नहीं देते हैं कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और हमारी शेयर खरीदो, ऐसा कुछ नहीं कहती। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कंपनियां, निजी कंपनियां जो हैं बनाई गई हैं। निजी कंपनियों को खास करके अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अब बात करेंगे सार्वजनिक कंपनी की। जो कंपनी निजी कंपनी ना हो, प्रत्येक कंपनी सार्वजनिक कंपनी है। यानी कि हर वह कंपनी जिसे हम कंपनी बोल रहे हैं, लेकिन वह कंपनी निजी कंपनी नहीं है। अगर निजी नहीं है तो उसे सार्वजनिक कंपनी ही माना जाएगा। और इसके सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वह 7 होगी और अधिकतम संख्या पे कोई प्रतिबंध है ही नहीं। यदि निजी कंपनी के अंतर नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामेलित कराना पड़ता है। यानी अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ गड़बड़ होता है तो उसको सार्वजनिक कंपनी के दायरे में लाना पड़ेगा और उसको फिर पब्लिक कंपनी की तरह, यानी सार्वजनिक कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर उसे सार्वजनिक कंपनी ही माना जाएगा। उस पर सभी रूल रेगुलेशन सार्वजनिक कंपनी के ही चलेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा, कंपनी के लक्षण, कंपनी के प्रकार, 4 प्रकार के सवालों का जवाब निकाल लिया है। इसी प्रकार से हम थ्योरी बीच बीच में लाते रहेंगे, जिसका लाभ आप सभी लोगों को कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप लोग क्या सोचते हो, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? बहुत मेहनत हो रही है। ये सोचो कि यह चार्ट बनाया है हमने, चार्ट बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अब इस चार्ट के लिए पहले हमने मैटर ढूंढा कि कहाँ पे मैटर अच्छा मिलेगा। अब मैटर ढूंढने के बाद फिर इसको बनाया गया, बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन किया गया आपको। और इसी प्रकार से हमारे पास प्लेन पेपर्स पूरे गड्डी लगी पड़ी है, देखोगे, ये देख लो है, यहाँ पे मौजूद है। ये है पूरी गड्डियाँ, देखो ये आप लोगों की वीडियो के लिए देखो इतनी सारी जो है वीडियो बनाए गए हैं। ये सब वीडियो बनाने वाले पेपर हैं जो इतने मोटे, ये देखो। इसी तरह से आपके लिए मेहनत की जा रही है। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वीडियो को बस शेयर करा करिए, बस और कुछ मत करिए। पढ़िए और शेयर कीजिए, इसके अलावा और कुछ भी मैं आपसे नहीं कहूँगा। सिर्फ आप वीडियो देखा कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं। बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहिए। सफलता जरूर कदम चूमेगी। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।